नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपकी इच्छा की अनेक वस्तुएं आपको वहां मिल जाएगी। जिसको कहते हैं कि भाई सर मुड़ाते ही ओले पड़े, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। इसके साथ में एक और मुहावरा आता है कि साहब ये खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। वैसे तो बहुत सारे गंजे मिल जाएंगे जिनके पास नाखून होंगे, लेकिन आप आशय समझिए इस कहावत का कि भैया ये जो गंजे हैं, यानी कौन, यानी कि ये इकोसिस्टम, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम जिसके प्रतिनिधित्व करता है अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। अब ये वापस जिसको हम कह रहे हैं लकीर पीटने में लगे हुए हैं कि यानी कि ये सांप तो निकल गया लेकिन वो लकीर पीट रहे हैं अब। बिहार का इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो एसआईआर का जो चैलेंज था, जो लीगल चैलेंज था, जिसमें इंटरिम ऑर्डर इनको कुछ नहीं मिला था, केवल इतना ही इंटरिम ऑर्डर मिला था कि बस आधार कार्ड का उपयोग आइडेंटिटी के लिए कर लिया जाएगा। तो अब बिहार का एसआईआर भी कंप्लीट हो गया, बिहार का इलेक्टोरल रोल भी फाइनल हो गया और यहाँ तक कि बिहार का चुनाव भी हो गया और बिहार का चुनाव परिणाम जो है वो पूरे इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा घाव भी दे गया। इतना सब होने के बाद अब वो जो लीगल चैलेंज जो है वो सर्वाइव कर रहा है अभी तक, तो वो लीगल चैलेंज पर अब फिर से बहस आरंभ हो गई कल। और कल बहस आरंभ होने के साथ ही भाई लोगों को लगा कि इसमें कुछ और नया किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने तमिलनाडु से, केरला से, बंगाल से अलग-अलग पिटीशन लगाई थी। उस पिटीशन में वही पुराने जो चार्जेस थे वो वापस लगाए थे। तो भाई उनमें तो कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, उनमें तो कोर्ट ने अलग-अलग डेट दे दी काउंटर की। और ये भी कह दिया कि भाई केरला का तो बड़ा ही इनसिग्निफिकेंट सा है, क्योंकि उसमें ये चैलेंज किया गया है कि जो एसईसी यानी स्टेट इलेक्टोरल कमीशन और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके इलेक्टोरल रोल्स अलग-अलग हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने और एसईसी ने स्वयं कह दिया कि नहीं है, ये बात गलत है, तो मामला वो केरला का तो वहीं समाप्त हो गया। फिर भी उनको टाइम दिया गया है। बंगाल के लिए ज़्यादा टाइम दिया गया है और बंगाल के पहले तो वो 10 दिसंबर को वो प्रपोज़ कर रहे थे हियरिंग। वो 2, 4 और 6 ये 3 अलग-अलग दिन हैं जिनमें ये हियरिंग्स प्रपोज़ हुई है कि साहब कि इनके ऊपर अलग से सुना जाएगा। लेकिन सब कुछ जो है वो डिपेंड किस पे करता है, जो मेन पिटीशन है जो बिहार में लगी थी, जिसपे इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला और उस पे जो सब्सटैंटिव लीगल क्वेश्चन है उसके ऊपर बहस चल रही है। और बहस में सवाल बार-बार वही पूछा जा रहा है कोर्ट से। कोर्ट ये पूछ रहा है कि भई आप तो ये कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूशनरी है। इसमें लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो अगर इसमें लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है तो एक भी बंदे ने ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद में अपील क्यों नहीं की? नॉट अ सिंगल पर्सन, एक बंदा भी नहीं आया। यहाँ तक कि ड्राफ्ट स्टेज पे, ड्राफ्ट से जो क्लेम लगाई जाती है, ड्राफ्ट से फाइनल के बीच में, क्योंकि इसकी 3 स्टेज है। सबसे पहले तो बल्कि इसको आप कह सकते हैं इसकी 4 स्टेज है। क्योंकि सबसे पहले एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जाते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जाने के बाद, उनको इकट्ठा किए जाने के बाद और बाकी और जो पूरी एक्सरसाइज़ होती है, उसको किए जाने के बाद में ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता है। और ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाने के बाद जी, ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाने के बाद फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम होता है और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पूरे होने के बाद में फिर फाइनल रोल पब्लिश होता है। अच्छा, फाइनल रोल पब्लिश होने के बाद भी आपके पास फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 के ज़रिए बिल्कुल जिस दिन नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन की डेट तक आपके पास पूरा समय है कि आप अपना नाम उसमें जुड़वा सकें। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो केवल रुकता तभी है जब वो इलेक्शन का नोटिफ़िकेशन हो जाता है। उसके बाद वो प्रोसेस रुक जाता है जब तक कि इलेक्शन पूरा नहीं हो जाता। उसके अतिरिक्त वो 365 डेज़ 24 आवर्स इंटू 7, 24 इंटू 7 जारी रहता है। तब यही कोर्ट बार-बार पूछ रहा है। कोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई अब तो बता दो कि जो एक्सक्लूड हुए थे, आप कह रहे हो कि ये एक्सक्लूजनरी एक्सरसाइज़ है,
तो एक भी बंदे ने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे तो हम ये एक सरमाइज़ करते हैं, हमारा एक अनुमान ये निकलता है कि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसमें अफ़ेक्टेड हो। तो अब आप बताइए कैसे इसका क्या किया जाए? स्थिति सही बताएँ तो इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कह रहे हैं कि भाई 327 में जो कानून बनाया उसने 337 27 मतलब आर्टिकल 327। अब आर्टिकल 327 में आर्टिकल 324 में सारी पावर वैसे ही इलेक्शन कमीशन में वेस्ट होती है। सिंघवी से सीजेआई ने ये पूछ लिया कि भाई साहब आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आपके आर्ग्यूमेंट से तो ये ध्वनि आ रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इलेक्शन कमीशन की, वो कानून बना के रोकी जा सकती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई 327 की जो लॉ मेकिंग पावर है पार्लियामेंट की, उससे क्या 324 जो इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो रोकी जा सकती है क्या? अब इसका कोई जवाब नहीं है सिंघवी के पास। और ये भी कह दिया सीजेआई ने कि द लॉ अंडर 327 विल बी इन फर्दरेंस ऑफ द पर्पस ऑफ 324, कि वो जो 324 में जो सारी पावर है इलेक्शन कमीशन को सुपरिटेंडेंस की, कंडक्ट की, उसके सप्लीमेंट में उसको आगे बढ़ाने के लिए, इन फर्दरेंस उसको आगे बढ़ाने के लिए ही आर्टिकल 327 की लॉ मेकिंग पावर यूज़ की जा सकती है। ये क्यों कहा? ये क्यों कहा? क्योंकि बार-बार वो यही कह रहे थे कि साहब कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसमें जो पावर दी हुई है उसके बियॉन्ड जा रहे हैं वो। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमारे पास सारी पावर है। हमारे पास एसआईआर करने की सारी पावर है। अब ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की यहाँ पे कि साहब ये एसआईआर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। साहब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन कह रहा है यार 324 पढ़ लो ना, क्या लिखा हुआ है 324 में? साफ-साफ लिखा हुआ है ना कि जितनी भी पावर इलेक्शन करने के लिए जो भी आवश्यक है, वो सब वेस्ट करती है इलेक्शन कमीशन में। और इसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन में वेस्ट करती है। आगे बोलो, ये इसके आगे और क्या हो सकता है? उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में क्या होगा, कौन उसका कैसे वो अपॉइंट होगा, वो जो बाद में अभी लॉ बनाया गया उनके लिए पार्लियामेंट में उनके अपॉइंटमेंट के लिए, वो सब वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो सही बात ये है कि कोर्ट साफ-साफ अपना एक तरह से माइंड दे रहा है कि भाई साहब, आप जो है वो बेकार में धपड़ चौक मत करो। और ये जो है आपकी जो आदत है कि हर चीज़ को लेके और उसकी जलेबी बनाते हो, वो जलेबी मत बनाओ। कई बार कह दिया, अलग-अलग तरह से कह दिया, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहे। उनको आर्ग्यूमेंट करना है। उनको आर्ग्यूमेंट इसलिए करना है कि भाई कि साहब पिता का नाम नहीं होगा तो क्या होगा, और दादा का नाम नहीं होगा तो क्या होगा। मज़े की बात ये है कि इस तरह की बात जो है वो हमारे कुछ सीनियर आईएएस अफ़सर तक कर रहे हैं। कि अरे भाई देखिए क्या है कि मेरा 2002 का मिल नहीं रहा, 2002 पे मैं कहीं दिल्ली में डेपुटेशन पे था और मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ रहता था। अरे भाई तुमको ये तो याद होगा ना तुम्हारी कोठी कहाँ थी? और उसमें जो है वो ढूँढ नहीं पा रहा, बीएलओ जो है उसको आता नहीं है, यानी कि बीएलओ को साइंटिफिक नॉलेज नहीं है शायद। इस तरह की बातें कर के फिर लोगों ने ही उनको जो कहा कि साहब ज़रा थोड़ा अकल का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा रीज़नेबल होइए। बीएलओ जो है वो आपको हेल्प करने के लिए है, और अगर आप उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे और नहीं बताएँगे तो ही इज़ एट फुल लिबर्टी टू स्ट्राइक यू ऑफ।
बीएलओ के आप रास्ते में रोड़ा ना बने। बीएलओ जो डॉक्यूमेंट्स माँग रहा है, वो दे दें। और यदि एक आईएएस अफ़सर के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो किसके पास होंगे? इसी तरह का आर्गुमेंट आप ये देख रहे हैं कि ये सिब्बल और ये कर रहे हैं कि साहब कि देखिए, फॉर सेवरल रीज़न्स सिब्बल जी बोले, फॉर सेवरल रीज़न्स दिस प्रोसेस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ रिवर्स्ड। सीजेआई ने क्या-क्या बताते हैं? इफ द फादर्स नेम इज नॉट देयर, भैया पिताजी का नाम नहीं है, वी ओनली कंसिडरिंग ऑन द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, द ओनली डिफरेंस विल बी दैट वन ऑफ द पेरेंट्स नेम, तो एक का किसी का होगा 2003 लिस्ट में, उसके बाद आपको जरूरत नहीं किसी और चीज की, वो भी नहीं है तो वोटिंग लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा, और उसके बाद फिर आपके पास राइट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकें। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे नहीं, नहीं, बर्थ सर्टिफ़िकेट का नाम है, वो नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, मतलब घुमा-घुमा के उसको जो है वहीं पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक काम जो हो चुका है और ख़ास तौर से बिहार में उसकी अभूतपूर्व सफलता और पब्लिक की टोटल एक्सेप्टेंस के बाद में अब कोई काम इनके पास है नहीं। ये कह नहीं सकते कि साहब के डेड आदमी का नाम मत हटाओ, डुप्लीकेट का नाम मत हटाओ, जो माइग्रेट कर रहे हैं उनका नाम मत हटाओ। उसकी तो अब बात ही नहीं हो रही। वो तो क्लोज़्ड चैप्टर। भाई बहुत बुरी हो रही है इकोसिस्टम के साथ में। अब सुप्रीम कोर्ट भी आजकल उनकी नहीं सुन रहा है और मुझे लगता है कि इससे दुखी होकर कुछ बड़े नेता जो हैं, वो कहीं रिटायरमेंट वगैरह ना ले लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब एक पार्टी तो ये इस पर विचार चल रहा है एक पार्टी में बड़े ज़ोर-शोर से कि वो इलेक्शंस का बायकॉट करें। मैं कहता हूँ कर दो यार बायकॉट। तुम बायकॉट नहीं भी करोगे, तो भी तुम्हारी सीटें तो उतनी आनी हैं जितनी आ रही हैं। तुम बायकॉट कर दो। बायकॉट करने के बाद तुम जेन ज़ी को तुम अपील करो। जेन ज़ी आजकल दूसरे ही मूड में है। जेन ज़ी जो है वो क्रांति कुमार और बूब्स वाले अक्षय के साथ नहीं जा रही। वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गा रही है। वो राम मंदिर का ध्वजारोहण सेलिब्रेट कर रही है। वो पांचजन्य की स्थापना सेलिब्रेट कर रही है। तो भाई समझो, रीड द टी लीव्स, रीड द टी लीव्स, इकोसिस्टम वालों, रीड द टी लीव्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।